Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एब्सॉर्प्शन ऑफ द कंपनीज़ के चैप्टर को। इसके पहले हमने एब्सॉर्प्शन क्या होता है, उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, सारी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हमने देख ली है लास्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम एब्सॉर्प्शन ऑफ द कंपनीज़ के सॉल्व प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। आज हम सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके सामने रख रहे हैं, जो कि है कंबाइंड बैलेंस शीट आफ्टर एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन के बाद बैलेंस शीट कंबाइन कैसे होती है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है जिसको मैं आपके सामने रख रही हूँ। हम लोग शुरू करेंगे हमारी प्रॉब्लम के साथ। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं हमारी प्रॉब्लम को। The A company agrees to absorb the business of B company as on 30th June 2020 and to take over the assets and liabilities at their balance sheet values, in exchange for which it is to issue 12 shares of rupees 10 each for every share of 100 each in B company. The expenses of absorption rupees 10,000 will be paid by A company. The balance sheets of two companies were as follows. अब हमारे पास बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में जैसे हम देख रहे हैं, हमें इन्फॉर्मेशन हमें जो दी गई है उसमें हमें कहा है कि ए कंपनी एग्री कर रही है बी कंपनी के बिजनेस को एब्सॉर्ब करने के लिए, यानी कि ए कंपनी जो है वो एग्री है बी कंपनी में मर्ज करने के लिए, यानी कि बी कंपनी जो है वो ए कंपनी को टेक ओवर कर लेगा, और ये होगा 30 जून 2020 को। अब बी कंपनी जो है वो सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ले लेगी, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर बताया गया है कि बी कंपनी जो है वो एक्सचेंज कर रही है उसके शेयर्स को, जो कि इशू कर रही है 12 शेयर्स, यानी कि सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ तो बैलेंस शीट वैल्यूज़ पर ले ही रहे हैं हम, लेकिन जो शेयर कैपिटल हमें इशू करना है, परचेस कंसिडरेशन जो पेड करना है, उसमें हमें बताया गया है कि हम लोग इशू करेंगे 12 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच फॉर एवरी शेयर ऑफ रुपीज़ 100 ईच इन बी कंपनी। बी कंपनी का जो शेयर है वो बी कंपनी का शेयर हम एक शेयर के लिए 12 शेयर्स को इशू कर देंगे। तो बी कंपनी जो है वो बी कंपनी हमारी शेयर्स के एक शेयर के बदले में 12 शेयर्स देने को रेडी है। तो एक्सपेंसेस जो है एब्सॉर्प्शन के 10,000 के वो भी ए कंपनी पेड कर रही है। अब बैलेंस शीट हमारे पास दी हुई है, यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉमिनल कैपिटल है 20 लाख रुपीज़ का बी कंपनी के पास, इशूड कैपिटल है ए कंपनी का 5 लाख का, बी कंपनी का 10 लाख का। इशूड कैपिटल में हम देख सकते हैं यहाँ पर 5,000 शेयर्स हैं 100 रुपीज़ ईच के। ये कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वहाँ वो हम देख सकते हैं 100 रुपीज़ का ईच शेयर है, और बी कंपनी का जो शेयर है वो 10 रुपीज़ का ईच है। तो 100 रुपीज़ के शेयर के लिए बी कंपनी क्या कर रही है, तो बी कंपनी एक शेयर के लिए 12 शेयर्स देने के लिए एग्री है 10 रुपीज़ ईच के। तो ए कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो है 5 लाख का, और बी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो है 10 लाख का। रिजर्व बी कंपनी में हमें देखने मिलता है 60,000 का। सन्ड्री क्रेडिटार्स है हमारे पास दोनों कंपनी में। बिल्स पेएबल है ए कंपनी के पास। कॉन्टिजेंसी फंड भी है ए कंपनी के पास। साथ ही साथ एसेट में अगर देखा जाए तो एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग्स है, मशीनरी है, डेटार्स है, और साथ ही साथ डेटार्स के साथ आरडीडी भी देखने मिलती है ए कंपनी के पास, यानी कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी है ए कंपनी के पास। अब गुडविल जो है वो बी कंपनी के पास है, ए कंपनी के पास नहीं है। स्टॉक दिया है और कैश एट बैंक है। कैश एट बैंक जो है वो ए कंपनी की 35,000 और बी कंपनी की 1 लाख है। तो ये रही हमारी बैलेंस शीट, जहाँ पर हमने ए कंपनी और बी कंपनी देखा है। अब ए कंपनी जो है वो टेक ओवर कर देगी उसके सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बी कंपनी को, क्योंकि बी कंपनी कर रही है एब्सॉर्ब ए कंपनी को। तो ए कंपनी जो है वो डिसोल्यूशन के प्रोसेस में जाएगी, ए कंपनी जो है वो क्लोज हो जाएगी, और बी कंपनी उसकी बिजनेस को टेक ओवर कर लेगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारी परचेस कंसिडरेशन को। अब जैसे कि हमें बताया गया है कि परचेस कंसिडरेशन में बी कंपनी उसके 12 शेयर्स देगी ए कंपनी के एक शेयर के लिए। तो हम हमारा इक्वेशन बनाते हैं नंबर ऑफ शेयर्स का। तो फॉर 1 शेयर ऑफ ए कंपनी 12 शेयर्स ऑफ बी कंपनी। फॉर 5,000 शेयर्स ऑफ ए कंपनी हाउ मेनी शेयर्स ऑफ बी कंपनी। जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि ए कंपनी के पास 5,000 शेयर्स थे 100 रुपीज़ के। अब एग्री ऐसे हुआ है कि बी कंपनी उनके 5,000 शेयर्स के लिए एक शेयर के लिए 12 शेयर के हिसाब से शेयर्स इशू करेगी। तो 12 शेयर्स तो 5,000 शेयर्स के लिए कितने शेयर्स उन्हें देने पड़ेंगे, तो 5,000 शेयर्स के लिए जैसे हमें पता है 60,000 शेयर्स हमें देने होंगे। तो बी कंपनी एग्री कर रही है ए कंपनी को 60,000 शेयर्स देने के लिए। अब शेयर्स की जो वैल्यू है बी कंपनी की वो है वैल्यू एट 10 रुपीज़ ईच।
तो अमाउंट हो जाती है 6 लाख, यानी कि परचेस कंसिडरेशन जो है वो हो जाएगा हमारा 6 लाख रुपीज़ का। अब जैसे कि हमने बैलेंस शीट देखी है, बैलेंस शीट में हमने देखा है गुडविल। अब हम थोड़ी सी वर्किंग नोट के बारे में बात करेंगे ताकि हमारी जर्नल एंट्री जो है वो अच्छे से हम कर सकें। तो फर्स्ट एंट्री हम देखेंगे गुडविल की। अब गुडविल जो है बैलेंस शीट में वो हमने देखा है कि जो अमाउंट दी गई है गुडविल की वो है 1 लाख रुपीज़ की। तो ये जो 1 लाख रुपीज़ है वो 1 लाख रुपीज़ हमारे ओल्ड कंपनी में दिख रहे हैं। और जैसे कि हमें पता है कि शेयर कैपिटल जो था ए कंपनी का वो था 5 लाख रुपीज़ का, जिसके बदले में बी कंपनी उसे 6 लाख रुपीज़ दे रही है, यानी कि 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर एक्सेस उन्हें दे रहे हैं, जो कि गुडविल बन जाती है ए कंपनी की। तो जो ओल्ड कंपनी की गुडविल थी 1 लाख रुपीज़ और एक्विजिशन पर हम 1 लाख रुपीज़ दे रहे हैं, तो टोटल गुडविल हमारी हो जाती है बैलेंस शीट में 2 लाख रुपीज़ की। उसी के साथ कैश बैलेंस की अगर हम बात करें तो कैश बैलेंस जो था ए कंपनी का वो था 35,000, बी कंपनी का जो कैश बैलेंस है वो है 1 लाख रुपीज़, यानी कि टोटल 1,35,000 का कैश बैलेंस था, जिसमें से हमने डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस को पेड कर दिए हैं ए कंपनी ने 10,000 रुपीज़ के। तो इसको 10,000 रुपीज़ को हम इस कैश बैलेंस से माइनस कर देंगे और हमारी जो अमाउंट रहेगी वो होगी 1,25,000 कैश बैलेंस की। कॉन्टिजेंसी फंड हमें दिख रहा है बैलेंस शीट में ए कंपनी के बैलेंस शीट में। तो कॉन्टिजेंसी फंड जो है वो एक प्रॉफिट की अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि लाइबिलिटी की। इसके लिए कॉन्टिजेंसी फंड जो है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर होल्डर्स को और उसे हम टेक ओवर नहीं करेंगे। तो ये हो गई हमारी इनिशियल तैयारी, जहाँ पर हमने परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट निकाल दी है 6 लाख रुपीज़ की, और हमारी जो वर्किंग नोट्स थी उसे भी हमने कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज़ की ओर। सबसे पहले हम लोग करेंगे जर्नल एंट्रीज़ इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, यानी कि ओल्ड कंपनी में, जहाँ पर हम करते हैं हमारी क्लोजिंग एंट्रीज़। तो बिल्कुल अमालगमेशन की तरह ही हमारी एंट्रीज़ है। इसका फॉर्मेट भी मैंने फर्स्ट वीडियो में दे दिया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं फॉर्मेट को। तो सबसे पहला ग्रुप होता है हमारा क्लोजिंग द अकाउंट शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो कुछ भी अकाउंट्स हमें दिख रहे हैं उन सभी को हमें क्लोज कर देना है। तो हमारे जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है वो हमने टेक ओवर कर ली है बुक वैल्यूज़ पर। तो जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है उसे हमें ट्रांसफ़र कर देना होता है हमारी रियलाइजेशन अकाउंट को। तो सबसे पहली एंट्री हम करते हैं हमारी एसेट्स टेकन ओवर की। तो हम एंट्री कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट 3 लाख रुपीज़, टू मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 2 लाख रुपीज़, टू सन्ड्री डेटार्स अकाउंट 55,000, टू स्टॉक अकाउंट 25,000, टू कैश अकाउंट 35,000। बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यूज़। सभी एसेट्स को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके बाद हम लाइबिलिटीज़ ले लेंगे। अब बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमारे पास आरडीडी भी दिख रही थी, वो आरडीडी भी टेक ओवर कर ली है, जिसे हमने लाइबिलिटीज़ में दिखा दिया है। तो लाइबिलिटीज़ टेक ओवर करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 58,000, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 42,000, आरडीडी अकाउंट डेबिट 5,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,05,000। बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यूज़। अब हमने एसेट्स भी ट्रांसफ़र कर दिए और लाइबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन लाइबिलिटी साइड में कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के आइटम्स हमें दिख रहे हैं, जिन्हें भी हमें क्लोज कर देना है। तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर होल्डर्स को। तो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज़, कॉन्टिजेंसी फंड अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 5,10,000 रुपीज़, बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस। तो इसी के साथ हमारे जो एसेट्स थे वो हमने टेक ओवर कर दिए, लाइबिलिटीज़ भी टेक ओवर कर ली, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट थे उन्हें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर को। तो हमारे ग्रुप 1 की सारी एंट्रीज यहाँ पर हो जाती है। अब हम करेंगे ग्रुप 2 की एंट्रीज, जहाँ पर हम करेंगे परचेस प्राइस ड्यू और रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब परचेस प्राइस ड्यू की जो एंट्री है वहाँ पर परचेसिंग कंपनी जो है, यानी कि बी कंपनी, उसे हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हमारी बनती है बी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट जो हमने निकाली थी वो थी 6 लाख रुपीज़ की। तो 6 लाख रुपीज़ यहाँ पर हम अमाउंट लिख देते हैं। बीइंग परचेस कंसिडरेशन ड्यू, तो यहाँ पर हमारा परचेस कंसिडरेशन ड्यू होता है। अब हम देखेंगे हमारी रियलाइजेशन अकाउंट की बैलेंस को। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, जहाँ पर बैलेंस है उससे हमें डिसाइड करना है कि इस पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर डेबिट साइड बैलेंस है तो ये हमें लॉस होता है, क्रेडिट साइड बैलेंस है तो हमें प्रॉफिट होगा। अब डेबिट साइड में हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट में अमाउंट आई थी 6,15,000, जो कि फर्स्ट एंट्री में हमने देख ली। उसके बाद क्रेडिट साइड में हमने अमाउंट देखी है 1,05,000 की। थर्ड एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे पास क्रेडिट साइड बैलेंस है 6 लाख, यानी कि हमारे पास अब जो टोटल डेबिट बैलेंस है वो है 6,15,000 का, और टोटल क्रेडिट बैलेंस जो है वो है 7,05,000 का।
मतलब हमारे पास 90,000 का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में ज़्यादा दिख रहा है। तो ये जो 90,000 का बैलेंस है क्रेडिट साइड में दिख रहा है, इसकी वजह से ये हो गया है हमारा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 90,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड। तो अब यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन भी हो गया और रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज भी कर दिया। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड ग्रुप में, जहाँ पर हम परचेस प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे और उसको रिसीव भी कर लेंगे। तो हमारी एंट्री बन जाती है शेयर्स ऑफ बी कंपनी अकाउंट डेबिट टू बी कंपनी अकाउंट 6 लाख रुपीज़। अब जैसे कि बी कंपनी एग्री हो रही थी शेयर्स में परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर शेयर्स ऑफ बी कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दिया है। बीइंग परचेस प्राइस रिसीव्ड, तो इसी तरह से हमारी जो एंट्री है वो यहाँ पर हो जाती है परचेस प्राइस रिसीव्ड की। अब जो प्राइस हमें मिली है वो हमारी नहीं है, तो हमारी शेयर होल्डर्स की है, तो उसे हमें दे देना होगा हमारी शेयर होल्डर को। तो कर देते हैं हम हमारा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। एंट्री होगी हमारी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स ऑफ बी कंपनी अकाउंट 6 लाख रुपीज़ बीइंग फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। तो इसी तरह से हमने सारी जर्नल एंट्रीज कर ली है। पहली एंट्री कर ली हमने एसेट टेकन ओवर की, सेकेंड एंट्री लाइबिलिटीज टेकन ओवर की, थर्ड एंट्री हमने की अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू शेयर होल्डर की, फोर्थ एंट्री हमने की परचेस प्राइस ड्यू की, फिफ्थ एंट्री की हमने रियलाइजेशन अकाउंट क्लोजिंग की, सिक्स्थ एंट्री की हमने परचेस प्राइस रिसीव्ड की और लास्ट एंट्री की हमने फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स की। अब यहाँ पर क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो खत्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो कि है हमारी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी कंपनी, यानी कि न्यू कंपनी में। तो जो बी कंपनी है वो एसेट एंड लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर कर देगी और साथ ही साथ हमारा जो परचेस कंसिडरेशन है उसे भी पे कर देगी, यहाँ पर ड्यू कर देगी। तो हमारी एंट्री बनती है लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज़, मशीनरी एंड प्लांट अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़, सन्ड्री डेटार्स अकाउंट डेबिट 55,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 25,000, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 35,000, to sundry creditors account 58,000, to bills payable account 42,000, to RDD account 5,000, to A company account 6 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेबिट साइड में हमें बैलेंस दिख रहा है। डेबिट साइड में बैलेंस जो गैप दिख रहा है वो है 90,000 का। अब डेबिट साइड में जो 90,000 का गैप दिख रहा है उसे हम लिख देंगे गुडविल अकाउंट, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगी हमारी। सो गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर 90,000, यानी कि हमें एक्सेस अमाउंट मिल रही है 90,000 रुपीज़ की। बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर, तो इसी तरह से न्यू कंपनी ने सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो ओल्ड कंपनी के थे वो टेक ओवर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हमारी परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट कर देंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी ए कंपनी अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीज़ टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपीज़ बीइंग पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। अब जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस थे वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी पेड किए गए हैं, जो कि 10,000 रुपीज़ के थे, तो उसकी एंट्री भी हमें यहाँ पर दे देनी है। अब ये जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है वो आउट ऑफ गुडविल हम देंगे। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़ बीइंग पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो इसी तरह से हमारी नई कंपनी में सारी एंट्रीज हमने कर ली है। यहाँ पर हमने एसेट टेक ओवर कर लिए, लाइबिलिटीज टेक ओवर कर दी, परचेस कंसिडरेशन ड्यू हो गया था, परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट दे दिया और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी पेड कर दिए हैं। तो इसी के साथ हमारी नई कंपनी की एंट्रीज भी खत्म हो जाती है। अब हम करेंगे हमारी बैलेंस शीट, जो कि आएगी आफ्टर एब्सॉर्प्शन। तो बैलेंस शीट ऑफ बी कंपनी एज ऑन 1 जुलाई 2020। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो थी 30 जून की। तो अब हमारी नेक्स्ट डे यानी कि 1 जुलाई को जो बैलेंस शीट होगी, जो कि कंबाइंड बैलेंस शीट होगी आफ्टर एब्सॉर्प्शन की, तो जो कुछ भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हमने टेक ओवर कर दी है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आएगी हमारी बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड देखेंगे। लाइबिलिटी साइड में जैसे कि हमें पता था बी कंपनी के पास 2 लाख शेयर्स पहले से ही थे और बाद में हमने क्या किया, तो 2 लाख शेयर्स में से 1 लाख शेयर्स ही इशूड कैपिटल था। तो 2 लाख शेयर्स का नॉमिनल कैपिटल हमारे पास था, उसमें से 1 लाख शेयर्स जो हैं वो इशूड कैपिटल बी कंपनी के हैं। साथ ही साथ अब हमें ये भी देखना है कि हमने जो 60,000 शेयर्स इशू कर दिए हैं, तो हमारे पास जो टोटल शेयर कैपिटल आता है वो होता है 1,60,000 शेयर्स का, और हमारा जो शेयर कैपिटल की अमाउंट है वो है 10 रुपीज़। सो शेयर कैपिटल आएगा 1,60,000, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट आएगी 16 लाख। उसके बाद रिजर्व है हमारे पास, तो वो रिजर्व जो है वो सिर्फ बी कंपनी का था, तो वो एज इट इज़ हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे रिजर्व एंड सरप्लस की हेड में। तो नेक्स्ट हेड रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व 60,000 रुपीज़ का। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स जो थे वो सन्ड्री क्रेडिटर्स हम ले लेंगे करंट लाइबिलिटीज़ की हेड में।
तो करंट लाइबिलिटीज़ के हेड में हम देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, दोनों कंपनीज़ के मिलाकर आ जाते हैं हमारे पास 1,78,000 के। सन्ड्री क्रेडिटर्स ए कंपनी के 58,000 एंड बी कंपनी के 1,20,000, तो दोनों के मिलाकर हम लोगों ने ले लिए 1,78,000 के। बिल्स पेएबल जो थे वो भी हमने टेक ओवर कर दिए हैं, तो बिल्स पेएबल 42,000 के। अब इसके बाद सारी लाइबिलिटीज़ हमारी आ गई है। एसेट साइड में हम लिख देते हैं जो कि एसेट है हमारे दोनों कंपनीज़ के मिलाकर। तो फिक्स्ड एसेट में हम लिख देंगे गुडविल जो कि है 2 लाख की, ओल्ड कंपनी की 1 लाख और न्यू कंपनी को हमने एक्विजिशन के टाइम पर 1 लाख दी थी, तो 2 लाख की गुडविल है हमारे पास। लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस आता है दोनों कंपनीज़ का मिलाकर 8 लाख रुपीज़। मशीनरी एंड प्लांट का बैलेंस आएगा 5 लाख रुपीज़ जो दोनों कंपनीज़ का मिलाकर है। इसके बाद आएंगे हमारे करंट एसेट जिसमें हम लिख देंगे सन्ड्री डेटार्स जो कि दोनों कंपनीज़ के मिलाकर है 1,75,000। साथ ही साथ हमने ए कंपनी की आरडीडी भी ली थी जिसे हम लेस कर देंगे हमारी सन्ड्री डेटार्स में से जो थे 5,000 रुपीज़ की, तो आउटर कॉलम में डेटार्स आएंगे 1,70,000 के। स्टॉक जो है हमारा दोनों कंपनीज़ का मिलाकर वो है 85,000 का जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, और कैश एट बैंक जो है वो है 1,25,000। इसका कैलकुलेशन मैंने आपको वर्किंग नोट में बता दिया था। तो सभी हमारे जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है वो यहाँ पर आ गए हैं। अब हम करेंगे हमारी बैलेंस शीट की टोटल जो आती है 18,80,000 रुपीज़ की। तो इसी तरह से हमारी जो बैलेंस शीट है आफ्टर एब्सॉर्प्शन वो हमारे पास बनकर रेडी है। तो ये बैलेंस शीट हमने यहाँ पर बना ली है और एब्सॉर्प्शन के बाद वो रेडी भी हो गई है। फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से हमने ओल्ड कंपनी एंड न्यू कंपनी में जर्नल एंट्रीज दे दी, साथ ही साथ न्यू रिवाइज्ड बैलेंस शीट जो कि आफ्टर एब्सॉर्प्शन थी उसे भी हमने यहाँ पर रख दिया है। आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ आ गया होगा ऐसे उम्मीद करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी छोड़ दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व कर दूँगी। फ्रेंड्स, एब्सॉर्प्शन के और प्रॉब्लम्स लेकर मैं बहुत जल्द आऊँगी। तब तक के लिए इस प्रॉब्लम को फिर से एक बार शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझ लें। फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।